नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपके सामने ग्रुप डी के लिए मैं तीसरा वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जहां तक मेरे सवाल है, मेरे एनसीईआरटी की किताबों से है, अंदर से निकाले गए प्रश्न है जो आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन कुछ मात्रा में ही पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते, नहीं तो सारे का सिलेक्शन हो जाता। तो कुछ नए क्वेश्चन हैं, आप इनका प्रयास करें और ज़्यादा चांस है कि इस तरह के सवाल आते हैं। आज के सवाल जो क्लास 10 के एनसीईआरटी से लिया गया है और ऊर्जा सेक्टर से ज़्यादा लिया है, कुछ बायोलॉजी के भी प्रश्न है, कुछ केमिस्ट्री के भी प्रश्न है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जब तक आपका एग्जाम है मैं आपका साथ बना रहा हूं, आप हमारे से जुड़कर लाभ उठाएं ताकि अधिक से अधिक आप साइंस के क्वेश्चन को सही कर सके और अपना सिलेक्शन को पक्का कर सके। मैं आपसे गुजारिश भी करता हूं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ट्रस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से जो चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन आपके साथ बना रहे, मैं आपके साथ जुड़ सकूं और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके सामने जितना ला सकता हूं कर सकूं। तो मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर आता हूं। तो मेरा पहला प्रश्न है, जैव गैस में कितने प्रतिशत, जैव गैस मतलब हो गया बायोगैस, ठीक है, बायोगैस में कितने प्रतिशत तक मीथेन गैस पाई जाती है? ठीक है, 50%, 60%, 75% या 90%? तो इसका आंसर क्या होगा? 75% तक मीथेन गैस पाई जाती है। और मीथेन गैस का फॉर्मूला जैसे मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था, CH4 होता है और CH4 एक एल्केन ग्रुप का हो गया, पहला ही सदस्य है एल्केन ग्रुप का। तो एल्केन का फॉर्मूला भी जान लीजिए, एल्केन ग्रुप का CnH2n+2, ठीक है, ये एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये कैसा कार्बन, हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बायोगैस संयंत्र से बाहर निकाली गई शेष बची गई स्लरी, जो गोबर गैस प्लांट में जो यूज हो जाता है, वो स्लरी जो होता है, जो हम बाद में बाहर निकाल लिया जाता है, उसको वो एक उत्तम खाद के रूप में क्यों कार्य करती है? तो क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र से बाहर निकाली गई शेष बची गई स्लरी, तो जो अवशिष्ट पदार्थ होता है बायोगैस प्लांट का, जो स्लरी होता है, वो एक उत्तम खाद के रूप में भी यूज होता है, ये भी याद रखना है आपको। तो इसका क्यों एक उत्तम खाद के रूप में है? क्योंकि इसमें सल्फर प्रचुर मात्रा में होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, क्योंकि इसमें पोटासियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, 2 का बी नंबर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर पवनों के प्रवाह का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ऊर्जा वाले सेक्टर से लिया हूं, पुराने एनसीईआरटी से। आप देखिएगा, जो शायद ये नई एनसीईआरटी में इस चीज को डिलीट किया गया, इस चैप्टर को, लेकिन ये अच्छा चैप्टर है, यहां से सवाल आते हैं। तो पृथ्वी पर पवनों का प्रवाह का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, सूर्य के विकिरण के द्वारा भूखंडों और जलाशय का असमान रूप से तप्त होना, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल या महासागरों में उठने वाली तरंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 का बी नंबर होगा, इसका 3 का बी नंबर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, जैव गैस के निर्माण में अवायवीय अपघटन के दौरान मीथेन के अलावा, मीथेन को छोड़कर और कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? ठीक है, जैव बायोगैस जो है उसमें मीथेन तो 75% होता है, लेकिन अन्य गैस कौन कौन सी होती है? तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड, केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, केवल हीलियम और आर्गन। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, 4 का बी नंबर होगा, ठीक है। 4 का मतलब मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। तो 4 का बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संपाचित्र डाइजेस्टर, जो बायोगैस प्लांट होता है जिसमें अपघटन की प्रक्रिया होती है, उसको संपाचित्र हिंदी में कहते हैं, डाइजेस्टर आपको इंग्लिश में कहा जाता है। कि मुख्य विशेषता क्या होती है? यह एक खुला टैंक होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में हवा आती है, यह चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, यह कांच से बना एक पारदर्शी पदार्थ होता है, इसमें केवल पानी भरा होता है। इसका आंसर क्या होगा? 5 का बी नंबर होगा। मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि जो बायोगैस प्लांट होता है उसमें अवायवीय अपघटन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करने वाले जीवाणु होते हैं, तो वो बंद होना चाहिए चारों ओर। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 5 का बी नंबर। कैसा ऑक्सीकरण होता है? वायवीय नहीं, अवायवीय, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा वास्तव में पवन का किस ऊर्जा का रूप है? पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी जो है, पवन क्या? गतिशील हवा को ही पवन कहते हैं। तो गतिशील हवा में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या नाभ की ऊर्जा? इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होगा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? हाफ
mv², कितना होगा हाफ mv², गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 6 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। जब विभिन्न पादप अपशिष्ट और वाहित मल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो कौन सी गैस बनती है? आपको वही सब आपको पता है, क्या लिख रहा है, विभिन्न पादप अपशिष्ट और वाहित मल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवघटित होते हैं तो कौन सा गैस बनती है? एलपीजी नहीं, एलपीजी बनेगा। बायोगैस, सीएनजी या अश्रु गैस, तो इसका आंसर क्या होगा? बायोगैस, ठीक है। एलपीजी जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, ठीक है। सीएनजी में मीथेन होता है, याद रखिएगा, इसमें भी मीथेन होता है, CH4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, 7 का बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? जहां देश की 25% से अधिक विद्युत आपूर्ति पवन फर्मों के द्वारा की जाती है, ठीक है। जर्मनी, डेनमार्क, भारत या अमेरिका? तो इसका आंसर क्या होगा? पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को, यहां 25% से अधिक ऊर्जा की आपूर्ति पवन फर्म के द्वारा होती है। तो 8 का बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? नवीनतम आंकड़ा के अनुसार से पुरानी एनसीईआरटी में पांचवा दिया है, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के आधार पर भारत चौथा स्थान पर आ चुका है। याद रखिएगा, 9 का सी नंबर आंसर होगा, पांचवा नहीं मारिएगा पुरानी एनसीईआरटी के आधार पर। पुरानी एनसीईआरटी हम लिख देता हूं मैं यहां, पुरानी एनसीईआरटी के आधार पर, ठीक है। ये है पुरानी और ये नए आंकड़ों के आधार पर चौथा, इसलिए 9 का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप स्थापित भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है? 100 मेगावाट, 250 मेगावाट, 380 मेगावाट और 1500 मेगावाट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 380 मेगावाट। मैं ये भी क्लियर कर देता हूं, ये पुराना डाटा है, नया डाटा में ये आ गया है, ठीक है, क्योंकि अब पवन फॉर्म का वहां विस्तार कर दिया गया और वर्तमान उसकी क्षमता 1500 मेगावाट है। ये पुराने एनसीईआरटी में जो डाटे हैं वो दिए गए, यदि एनसीईआरटी से पुराना क्वेश्चन बनाया तो 380 मेगावाट आंसर बनेगा, यदि नया डाटा आएगा तो 1500 आएगा, ठीक है। तो 10 का आंसर होगा सी, पुरानी एनसीईआरटी के आधार पर, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है 380 मेगावाट, ठीक है। मैंने आपको दोनों आंसर बता दिया, 10 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, पवन चक्की के टरबाइन की आवश्यक चाल बनाए रखने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन चक्की जो है वो चलते रहने के लिए पवन का स्पीड मिनिमम कितना होना चाहिए? उससे कम होने पर वो बंद हो जाएगी या नहीं चलेगी या विद्युत ऊर्जा उत्पादन नहीं करेगी। तो 5 किलोमीटर पर आवर से अधिक, 10 किलोमीटर आवर से पर अधिक, 15 किलोमीटर से पर आवर से अधिक या 25 किलोमीटर पर आवर से अधिक? तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होना चाहिए, उससे कम होगा तो विद्युत का उत्पादन बंद हो जाएगा। तो 11 का आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, 1 मेगावाट जनित्र जनरेटर के विशाल पवन फॉर्म स्थापित करने हेतु लगभग कितनी भूमि की आवश्यकता होती है? सारे प्रश्न एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? 2 हेक्टेयर। इसका आंसर क्या होगा? 2 हेक्टेयर। 1 मेगावाट आपको यदि बिजली पैदा करना पवन फॉर्म के द्वारा तो आपको 2 हेक्टेयर की भूमि चाहिए, ठीक है। 12 का बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अनुमानों के अनुसार भारत प्रति वर्ष लगभग कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? अनुमान के आधार पर एनसीईआरटी बॉक्स आइटम में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पुरानी वाली 10 में, ठीक है। 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर, 1000 ट्रिलियन किलोवाट आवर, 500 ट्रिलियन किलोवाट आवर या 10,000 ट्रिलियन किलोवाट आवर? तो इसका आंसर क्या होगा? 13 का ए नंबर होगा, 13 का ए नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह स्वास्थ्य पूरक हेल्थ सप्लीमेंट तथा औषधि के उपयोग किया जाता है? ये क्लास एनसीईआरटी के सवाल है, नई वाली जो एनसीईआरटी आई है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा समूह स्वास्थ्य पूरक और औषधि में उपयोग किया जाता है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस या ईस्ट, स्पाइरुलिना, क्लोरेला, डाइटम, अमीबा, पैरामीशियम या युग्लना या मशरूम, पेनिसिलियम या ईस्ट? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। ये एक अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है स्पाइरुलिना, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 14 का बी नंबर होगा, ठीक है। अगला, ये नई एनसीईआरटी में है इसलिए आने का चांस है 14। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान ईस्ट क्या उत्पाद बनाता है? ठीक है, ईस्ट क्या उत्पाद बनाता है? ठीक है, ऑक्सीजन, अल्प मात्रा में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड या बी और सी? मतलब ऑक्सीजन बनाएगा या अल्प मात्रा में अल्कोहल बनाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा या बी और सी दोनों होगा? तो याद रखना है दोनों होगा इसका आंसर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और अल्प मात्रा में अल्कोहल भी बनाता है, न्यू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लास 8 वाली में, ठीक है। तो 15 का आंसर होगा डी नंबर।
स्वच्छ आकाश बादल रहित की स्थिति में होने पर पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा औसतन का परिमाण, सौर ऊर्जा औसत का परिमाण कितना होगा? ठीक है, स्वच्छ आकाश, तो जो स्वच्छ आकाश हो, बादल घरा नहीं हो, तो पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसतन क्या होगा? 1 से 3 किलोवाट आवर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, 2 से 5 किलोवाट आवर प्रति मीटर स्क्वायर, 4 से 7 किलोवाट आवर प्रति मीटर स्क्वायर, 8 से 10 किलोवाट आवर प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी बॉक्स आइटम से निकाला गया है, तो इसका आंसर होगा 4 से 7, तो 16 का आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, हमें पूरा चांस है कि ये सब क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है पर अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक कोष के कवक है? ठीक है, एक कोष के कवक है, ईस्ट, मोल्ड, कुकुरमुत्ता या लाइकेन। तो इसका आंसर क्या होगा? यहां पूछा एक कोष की, ठीक है, एक कोष के कवक कौन है, तो इसका आंसर होगा ईस्ट। ठीक है, 17 का ए नंबर। देखिए यहां एक चीज बताना चाहूंगा, ईस्ट भी एक कवक है, मोल्ड भी एक कवक है, फंगी है। ठीक है, लेकिन ये बहुकोष की है। ये क्या है? बहुकोष की है। ये भी क्लास 8 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये भी बहुकोष की है। मोल्ड जो है वो बहुकोष की है, ये लेकिन एक कोष की है। ठीक है, तो 17 का आंसर होगा ए नंबर। अगला, सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट का सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, 14 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, इसका आंसर डी होगा, 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड। तो यहां याद रखिएगा, देखिए 1 किलो जूल प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है? वाट। जूल प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ जूल प्रति सेकंड, इसको वाट के रूप में आता है, तो इसका आंसर इसीलिए यहां पर कंफ्यूज कराने के लिए आपको दे दिया गया है, लेकिन दोनों आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए और बी होगा। ठीक है, जूल प्रति सेकंड को हम वाट भी लिख सकते हैं, इसलिए आंसर ए और बी दोनों होगा। 18 का डी नंबर होगा, ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा, जूल प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसे मैं बताता हूं 10 वाट का बल्ब है, इसका मतलब क्या? 10 जूल प्रति सेकंड वो खाएगा। ठीक है, 100 वाट का बल्ब है तो प्रति सेकंड 100 जूल खाएगा, इसलिए 100 वाट लिखा रहता है। पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सारे एनसीईआरटी से प्रश्न है, ऊर्जा वाले सेक्टर से है। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर, पृथ्वी के वायुमंडल की जो बाहरी सीमा है, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर विकिरण, सौर स्थिरांक, सौर फ्लक्स या सौर ताप। इसका आंसर क्या होगा? सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। 19 का बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, बॉक्स आइटम से निकाला गया क्वेश्चन है ये। सौर स्थिरांक की इकाई क्या है? किलोवाट आवर, किलो जूल पर सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, या बी और सी। इसका आंसर होगा बी और सी दोनों होगा। सौर स्थिरांक को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? बी और सी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो इस तरह के प्रश्न यदि आप कर दिए तो आपका इस तरह के प्रश्न ज्यादातर बच्चे छोड़ के निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सौर स्थिरांक किस औसत दूरी पर आधारित होता है? किस औसत दूरी पर आधारित होता है? सौर स्थिरांक जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी, सूर्य और मंगल की औसत दूरी, या सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी, या सूर्य और बृहस्पति की दूरी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। किसका? सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौर स्थिरांक किस स्थान पर मापा जाता है? सौर स्थिरांक जो है वो किस स्थान पर मापा जाता है? पृथ्वी की सतह पर, समुद्र तल पर, पृथ्वी के वायुमंडल की परिधि पर, या चंद्रमा की सतह पर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। पृथ्वी के वायुमंडल की परिधि पर इसको मापा जाता है सौर स्थिरांक को। ठीक है, 22 का सी नंबर आंसर होगा। मैं अनावश्यक बात करना पसंद नहीं करता, मैं सीधे क्वेश्चन, क्योंकि आपका बहुमूल्य समय है, आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। ऐसे भी आप लोग तेज गति से पढ़ना है आपको।
5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपने अभी प्रीवियस किया था, आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। इसका क्या आंसर होगा? भारत की जल विद्युत क्षमता, भारत को प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा, भारत की पवन ऊर्जा क्षमता, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता। तो इसका आंसर क्या होगा? आपने अभी जस्ट सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, तो इसका आंसर होगा भारत को प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा है 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर। ठीक है, तो 23 का बी नंबर आंसर होगा। 24 नंबर, जैव गैस के निर्माण में अवायवीय अपघटन के दौरान मीथेन के अलावा और कौन सा गैस प्राप्त होती है? मैंने चर्चा कर चुका हूं, दोबारा आगे आइए। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। इसका पीछे चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, 24 का बी होगा। अगला क्वेश्चन, संपाचरित की मुख्य विशेषता क्या होती है? यह भी चर्चा हो चुका है। ठीक है, संपात डाइजेस्टर की मुख्य विशेषता क्या होती है? खुला टैंक होता है प्रचुर मात्रा में, ये चारों ओर से बंद होता है। पिछला क्वेश्चन ये 2 बार आ चुका है। अच्छा, कोई बात नहीं। स्पाइरुलिना को सुपर फूड क्यों कहा जाता है? ये क्लास 8 के एनसीईआरटी से लिया गया है, सेल वाले चैप्टर से। ठीक है, स्पाइरुलिना को सुपर फूड क्यों कहा जाता है? नई एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में नहीं है। इनमें केवल कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें प्रोटीन और विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें केवल वसा होता है, इसमें केवल जल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें प्रोटीन और विटामिन B12 होता है। स्पाइरुलिना को सुपर फूड कहा जाता है, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन और विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो 26 का बी नंबर आंसर। 27 नंबर, श्वेत अथवा परावर्तक पृष्ठ की तुलना में कौन सा पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करेगा? कौन ज्यादा ऊष्मा को ऑब्जॉर्व, हीट को ऑब्जॉर्व करेगा? ठीक है, चमकीला पृष्ठ नहीं तो परावर्तन कर देगा। कृष्ण या काला पृष्ठ, पारदर्शी पृष्ठ या हरा पृष्ठ? तो इसका आंसर क्या होगा? काला पृष्ठ। ज्यादा ऑब्जर्वर काला पृष्ठ होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में काले कपड़े पहनने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो हीट को ऑब्जर्व करेगा। तो 27 का बी नंबर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, सौर कुकर में कांच की सीट लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सोलर कुकर जो होता है उसमें कांच की सीट लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंदर से उष्मा को बाहर जाने से रोकना, भोजन को धूल मिट्टी से बचाना, सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से बाहर रोकना, कुकर को हल्का बनाना। तो इसका आंसर क्या होगा? अंदर से उष्मा को बाहर जाने से रोकना। सोलर कुकर में एक शीशा होता है, वो क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करना होता है, तभी वो हीट पैदा होगा और जिसके कारण वो खाना पकेगा। यदि वो खुला छोड़ दिया जाएगा तो हीट तो बाहर निकल जाएगा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करना पड़ता है, इसी कारण वो सीट दिया गया, कांच की सीट। तो 28 का ए नंबर आंसर होगा। 29 नंबर, सौर कुकर में दर्पण का मुख्य कार्य क्या होता है? दर्पण, देखिए वहां था कांच की सीट, यहां वर्ड है दर्पण, तो दोनों चीज ध्यान रखना है। कांच का सीट का अलग काम है, दर्पण का अलग काम है। तो भोजन का रंग बदलना, सूर्य की किरणों को कुकर के अंदर फोकसित करना, कुकर के अंदर ठंडक पहुंचाना, केवल सजावट के लिए। तो भाई ठंडक तो होगा नहीं, खाना पकाना है हमें। ठीक है, तो क्या होगा? सूर्य के किरणों कुकर के अंदर फोकसित करना है। ठीक है, कंसंट्रेट करना एक जगह पर, इसलिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण होता है आप जानते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 29 का बी नंबर होगा आंसर। धूप में रखे जाने पर किसी प्रारूपी स्टैंडर्ड सोलर सेल में कितनी वोल्टता होती है? 0.1 से 0.2 वोल्ट, 0.5 से 1 वोल्ट, 2 वोल्ट से 5 वोल्ट या 12 वोल्ट? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा 0.5 से 1 वोल्ट। मैंने पहले ही कहा था कि सौर सेल जो होता है और सोलर पैनल अलग चीज होता है। कल मैंने डिस्कस किया था, कई सौर सेल को जोड़कर सोलर पैनल बनाया जाता है। तो इस एक सौर सेल की वोल्टता कितनी होती है? 0.5 से 1 वोल्ट के बीच। तो 30 का बी नंबर आंसर होगा। 31 नंबर, सौर सेलों को परस्पर संयोजित माने कनेक्ट करने के लिए सोलर पैनल बनाने में किस कीमती धातु का उपयोग किया जाता है? सोना, सिल्वर, प्लेटिनम या तांबा? तो इसका आंसर क्या होगा? सिल्वर, इसलिए वो महंगा भी हो जाता है। एक तो विशिष्ट श्रेणी का सिलिकॉन की जरूरत होती है, वो जल्दी मिलता नहीं है, और ऊपर से 2 सोलर सेल को जोड़ने के लिए चांदी की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए वो महंगा हो जाता है। 31 का बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित उपग्रहों, अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों और मार्स ऑर्बिटरों में मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जीवाश्म ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या शुष्क ऊर्जा? तो इसमें क्या होगा? जितना भी आपका उपग्रह है वह सोलर पैनल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 32 का बी नंबर आंसर होगा। सागरीय ताप ऊर्जा रूपांतरण, ओटेक। ठीक है, सागरीय ताप ऊर्जा रूपांतरण
विद्युत संयंत्र को संचालित करने के लिए महासागरों के पृष्ठ के जल और 2 किलोमीटर गहराई के जल के बीच कम से कम कितना तापांतर होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ओटेक एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है, लेकिन होता क्या है कि महासागर के ऊपर का जल का ताप अधिक होता है और महासागर के 2 किलोमीटर नीचे जल का ताप अलग होता है। ठीक है, तो दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके पानी को उबाला जाता है, अमोनिया गैस को उबाला जाता है। ठीक है, और उससे टरबाइन को चलाया जाता है। ठीक है, तो यही है ओटेक, याद रखना है, क्लास 9, 10 में आपको ऊर्जा वाला एनसीईआरटी साइंस वाले बुक में दिया हुआ है। तो सागरीय ताप ऊर्जा रूपांतरण ओटेक क्या है, मैं ओटेक बता दिया। संयंत्र को संचालित करने के लिए महासागरों के पृष्ठ के जल, पृष्ठ माने ऊपर वाला जल जो है, और 2 किलोमीटर की गहराई के जल के बीच कम से कम कितना तापांतर होना चाहिए, वो टेम्परेचर डिफरेंस, ऊपर का जल और नीचे के 2 किलोमीटर के नीचे का जल का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री, 30 डिग्री या 40 डिग्री, तो कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो 33 का बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओटेक संयंत्र में पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग किस प्रकार के द्रव्यों को उबालकर उसके वाष्प से टरबाइन घुमाई जाती है। ठीक है, भारी जल, साधारण जल, अमोनिया, पारा। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि अमोनिया को उबाला जाता है, अमोनिया को। ठीक है, अमोनिया को उबालकर वाष्प बनाया जाता है। तो 34 का आंसर सी नंबर होगा। अगला, ऊर्जा वाले सेक्टर जो आपका क्लास 10 साइंस है वहां से मैं लिया हूं और हमें पूरी संभावना है कि यहां से क्वेश्चन रहता है और रहेगा। ठीक है, 34 का सी नंबर। नए क्वेश्चन है। ठीक है, ओटेक का पूरा नाम क्या है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन प्लांट, आउटर थर्मल इलेक्ट्रिक सेंटर, ओशियन थर्मल एनर्जी कंट्रोल, ओशियन टाइडल एनर्जी कन्वर्सन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन प्लांट। तो 35 का ए नंबर होगा, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो 35 का ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, ओटेक संयंत्र में अमोनिया की बनी वाष्प को पुनः द्रव में, पुनः लिक्विड करना है, कंडेंसेशन करना है, संघनित करने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, जो वाष्प बन गया उसको फिर से हमको अमोनिया द्रव के रूप में लाना, तो उसके लिए कैसे क्या किया जाता है, उसे हवा में छोड़ दिया जाता है, महासागरों की गहराई से ठंडे जल को खींचकर वाष्प को ठंडा किया जाता है, बर्फ का उपयोग किया जाता है, रासायनिक पाउडर मिलाया जाता है। तो क्या होगा, उस अमोनिया गैस को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, महासागर की गहराई से ठंडे जल को खींचकर वाष्प को ठंडा किया जाता है। सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ, आप देखिएगा, मन से पढ़िएगा तो सारे मिलेंगे, एक एक चीज मिल जाएंगे। तो 36 का बी नंबर आंसर होगा। 37 नंबर, ओटेक संयंत्र में जनरेटर या जनित्र के टरबाइन को घुमाने के लिए वाष्प कैसे बनाई जाती है, महासागर के ठंडे जल से, पृष्ठ के तप्त जल द्वारा अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव को उबालकर, कोयला जलाकर और सौर पैनल को उपयोग करके। तो मैंने जस्ट बताया, ऊपर का जल का टेम्परेचर और नीचे के जल का टेम्परेचर अलग होता है, तो वही है पृष्ठ तप्त जल और द्वारा अमोनिया के वाष्पशील द्रव को उबालकर। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, तो 37 का बी नंबर। महासागरीय ऊर्जाओं, ठीक है, महासागरीय ऊर्जा में कौन कौन आएगा देखिएगा, ज्वारीय तरंग और सागरीय ताप। सागरीय ताप मतलब ओटेक। ठीक है, महासागरीय ऊर्जाओं के विशाल होने के बावजूद इनका मुख्य नकारात्मक पहलू क्या है, यह भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये ऊर्जा स्रोत बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे, इनका दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन कठिन है, इनसे अत्यधिक जहरीली गैस निकलती है, इनके उपयोग से समुद्र का पानी सूख जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, इनका दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन कठिन है। ठीक है, तो 38 का मतलब, कहने का मतलब है कि महासागरों में ऊर्जा का भंडार है पर इनकी दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन करना थोड़ा कठिन है। ठीक है, तो यही इसका एक नकारात्मक पहलू है। तो 38 का बी नंबर। महासागरीय ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा, ओटेक, उपरोक्त में सभी अभी जस्ट मैंने चर्चा किया। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, 39 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, भूपर्टी में चट्टानों के बीच फंसी भाप का उपयोग किस ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, सौर ऊर्जा, भूतापीय विद्युत ऊर्जा, नाभ की ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो सिंपल है, भूपर्टी है तो भूतापीय विद्युत ऊर्जा होगा। तो 40 का बी नंबर होगा। अगला 41 नंबर, नाभ के विखंडन के लिए भारी परमाणु के नाभिक पर
किससे बमबारी कराई जाती है? नाभ के विखंडन जो है उसमें बमबारी किससे कराई जाती है? उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन से, निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से या अल्फा कणों से? तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर 41 का बी, निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों से। 41 का बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में लगभग कितना अधिक होता है? ठीक है, यूरेनियम का एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा निकलती है वो कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा से कितनी गुनी अधिक होती है? ठीक है, 1000 गुनी, 1 लाख गुनी, 1 करोड़ गुनी या 1 अरब गुनी? तो इसका आंसर होगा 1 करोड़ गुनी। ठीक है, तो 42 का बी नंबर आंसर होगा। सारे एनसीईआरटी के प्रश्न है। स्पाइरुलिना में शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? इसीलिए कम के सुपर फूड कहा गया है इसको। क्वेश्चन देखिए यहां, उसी से समझ में आ रहा है। स्पाइरुलिना में शरीर के भार, वो जितना वजन होता है उसका, शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? 20%, 40%, 60% से अधिक या 90%? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, 60% से अधिक प्रोटीन होता है। उसके पूरे वजन का 60% अधिक प्रोटीन भरा हुआ है, इसलिए उसको सुपर फूड कहा गया। 43 का सी नंबर आंसर होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, मास एनर्जी इक्वेशन कौन सा है? E बराबर mc, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर हाफ mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर m बाय c स्क्वायर? तो इसका आंसर क्या होगा? E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो 44 का बी नंबर आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के निर्माण में मुख्य कच्चा पदार्थ कौन है? क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस? तो क्लोरीन गैस होगा इसका आंसर। 45 का ए नंबर, विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl। ठीक है, अगला CaOCl2 होगा। ठीक है, तो 45 का ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, पीएच में पी का अर्थ क्या होता है? पोटेंज, पोलराइजेशन, प्रेशर या प्रोटॉन? तो पीएच में पी का अर्थ होता है पोटेंज। ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, तो इसका 46 का पी है। 46 का आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल को पता है कि अम्लता और क्षारीयता को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की क्रिया किस प्रकार की होती है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या उदासीनीकरण? तो इसका आंसर क्या होगा? जल में आप अम्ल मिलाएं या क्षारक मिलाएं, दोनों ही उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो 47 का बी नंबर आंसर होगा। इसलिए प्रयोगशाला में कहा जाता है कि अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए, पानी में अम्ल मिलाना चाहिए। ठीक है, और वो भी हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ऊर्जा निकलती है, परखनली को टूट भी सकता है या हाथ जल भी सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 47 का बी नंबर, क्लास 10 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है? हैबर प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया, संपर्क प्रक्रिया या सॉल्वे प्रक्रिया? तो इसका प्रक्रिया क्या होगा? क्लोर क्षार प्रक्रिया। सोडियम क्लोराइड का जब जल विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो उसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्षार मतलब यहाँ एक NaOH भी बनता है, इसलिए क्षार हो गया, और क्लोर माने यहाँ क्लोरीन गैस भी मुक्त होती है, इसलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। 48 का बी नंबर आंसर होगा। 49 नंबर, परमाणु ऊर्जा विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? ठीक है, जूल में, वाट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? याद रखिए यहाँ कहा क्या रहा है? परमाणु ऊर्जा विज्ञान में ऊर्जा को, परमाणु ऊर्जा विज्ञान में ऊर्जा को किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? जूल में, वाट में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या कैलोरी में? तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, बॉक्स आइटम में दिया हुआ है। ठीक है, 49 का सी नंबर आंसर होगा। एक एटॉमिक मास यूनिट यू या एक परमाणु द्रव्यमान इकाई लगभग कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? 100 मेगा वोल्ट, 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ाएगा। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इसका आंसर क्या होगा? 50 का सी नंबर होगा, 931। ठीक है, तो 50 का सी नंबर आंसर होगा। एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो कितनी ऊर्जा के बराबर देगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष विख्यात द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण
व्युत्पन्न किया था, ठीक है, 1895 में, 1905 में, 1915 में या 1925 में। तो ये जो E बराबर mc² का जो फॉर्मूला ये उन्होंने 1905 में दिया था। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 51 का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 52, स्पाइरुलिना क्या है? कवक है, शैवाल, जीवाणु या प्रोटोजोआ? तो स्पाइरुलिना क्या है? एक शैवाल है, सूक्ष्म शैवाल है। आजकल तो इसकी खेती भी की जाती है क्योंकि 60% से अधिक प्रोटीन है इसमें और एक सुपर फूड के रूप में है। और याद रखिएगा स्पाइरुलिना की जो खेती की जाती है, इस सूक्ष्म शैवाल की जो खेती की जाती है, वो तालाब के पानी को लाकर भरा जाता है, ठीक है, तालाब के पानी को लेकर भरा जाता है और इसमें काफी ज्यादा प्रोटीन होता है और विटामिन B12। मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका चर्चा किया था। तो 52 का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको जब खेती किया जाता है तो उसमें तालाब का पानी क्रियाकलाप में वहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो 52 का बी नंबर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन, पीएच स्केल किसकी सांद्रता पर आधारित होता है? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन, सोडियम आयन या क्लोराइड आयन? तो इसका क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर आधारित होता है। 53 का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितने जूल के बराबर होगा? 1.602 गुना 10 पर पावर -19 10⁻19 जूल, या 1.602 गुना 10⁻21 जूल, या 9.1 मल्टीप्लाई होगा 10⁻31 जूल, या 6.102 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल? इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा 1.602, ठीक है, गुना 10 पर पावर -19 बोलिए, ठीक है। 54 का ए नंबर आंसर होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसका कितने जूल के बराबर होता है? तो इतने जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो 54 का ए नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नाभ के विद्युत संयंत्र राजस्थान में है? तो तारापुर, राणा प्रताप सागर, नरौरा या काकरापारा? तो इसका आंसर क्या होगा? राणा प्रताप सागर जो है वो ये नाभ के विद्युत संयंत्र जो है वो राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर, ठीक है। तो 55 का बी नंबर आंसर होगा। 56, कैगा नाभ के विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? तो कैगा कर्नाटक में है, ठीक है। तो 56 का सी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के तारापुर नाभ के विद्युत संयंत्र का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। तारापुर नाभ के विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है। तो 57 का ए नंबर होगा। 58 नंबर, हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभ के विखंडन, नाभ के संलयन, रेडियो एक्टिव क्षय या ताप के दहन? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या कह रहा? हल्के नाभिकों को जोड़कर तो संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो 58 का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी अभिक्रिया है? नाभ के विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक दहन अभिक्रिया, नाभ के संलयन अभिक्रिया या भूताप अभिक्रिया? तो सूर्य और तारों में नाभ के संलयन की प्रक्रिया चलती है, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो 59 का सी नंबर आंसर होगा। 60 नंबर, सामान्यतः नाभ के संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन या उसके समस्थानिकों के संलयित होने पर, जुड़ने पर क्या बनते हैं? हीलियम बनता है। क्या रहा? हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जुड़कर वो क्या बनेंगे? ठीक है, हीलियम बनेंगे, ऑक्सीजन बनेंगे, यूरेनियम बनेंगे, कार्बन बनेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? हीलियम। नाभ के संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम के भारी नाभिक बनते हैं। तो 60 का ए नंबर होगा। नाभ के संलयन प्रक्रिया के संपन्न होने के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें होनी चाहिए? अत्यधिक निम्न ताप और निम्न दाब, मिलियन कोटि केल्विन ताप, मिलियन कोटि पास्कल दाब, केवल सामान्य कमरा ताप, शून्य दाब और शून्य ताप? तो इसका आंसर क्या होगा? नाभ के संलयन जो होता है अत्यधिक ताप और दाब पर ही संपन्न होता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? 61 का बी नंबर होगा आंसर। मिलियन कोटि केल्विन ताप और मिलियन कोटि पास्कल दाब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 61 का बी नंबर आंसर होगा। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या अभिक्रिया पर आधारित होता है? केवल नाभ के विखंडन पर, ताप नाभ की अभिक्रिया पर, नाभ के संलयन पर? बी और सी? तो इसका आंसर क्या होगा? बी और सी होगा। क्योंकि देखिए नाभ के संलयन, हाइड्रोजन बम जो होता है एक्चुअल में नाभ के संलयन होता है, लेकिन नाभ के संलयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए वहां ताप नाभ की अभिक्रिया, माने बाहर से उसको ऐसा टेम्परेचर दिया जाता है विखंडन करके, इसलिए इसका आंसर दोनों होगा। ठीक है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में दोनों बात लिखा हुआ है। तो 67 का डी नंबर आंसर होगा। हाइड्रोजन बम के निर्माण में आवश्यक उच्च ताप
कितना ताप चाहिए? 10⁻7 केल्विन उत्पन्न करने के लिए इसके क्रूड में क्या रखा जाता है? डायनामाइट, यूरेनियम का विखंडन बम, प्लूटोनियम का विखंडन बम, या बी और सी दोनों। देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन बम में आवश्यक उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए, मतलब संलयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या रखा जाता है इसके क्रूड में, ताकि वहां वो विस्फोट होकर उतना टेम्परेचर बन सके। तो वो यूरेनियम का विखंडन बम या प्लूटोनियम का विखंडन बम या डायनामाइट। इसका आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों होगा। यूरेनियम या प्लूटोनियम का विखंडन बम का यूज किया जाता है, तो यहां बी और सी दोनों होगा। 63 का डी नंबर आंसर होगा। 64 नंबर, नाभ के विखंडन रिएक्टरों की तुलना में नाभ के संलयन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? एनसीईआरटी में यह लाइन लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अच्छा लगा, मैं बनाया सवाल। नाभ के विखंडन रिएक्टर की तुलना में नाभ के संलयन किस प्रकार की प्रक्रिया माना जाता है? अधिक असुरक्षित, अधिक सुरक्षित, अत्यधिक प्रदूषणकारी, या पूरी तरह से अव्यावहारिक? तो इसका माना जाता है अधिक सुरक्षित। विखंडन के तुलना में संलयन प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि उतना मिलियन कोटि टेम्परेचर और मिलियन कोटि प्रेशर जब आएगा तभी इस प्रक्रिया शुरू हो पाएगी, इसलिए उसको ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, तो 64 का बी नंबर आंसर होगा। नाभ के संलयन अभिक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होने का मुख्य कारण क्या है? यह भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नाभ के संलयन अभिक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होने का मुख्य कारण क्या है? उत्पाद का द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। उत्पन्न उत्पाद का द्रव्यमान मूल नाभिक के योग से कुछ कम होता है। इनमें केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इनमें केवल द्रव्यमान की क्षति नहीं होती है। तो इसका आंसर बी नंबर होगा कि जो उत्पन्न उत्पाद का द्रव्यमान मूल नाभिक के योग के से कुछ कम होता है। ठीक है, उत्पन्न उत्पाद का द्रव्यमान मूल नाभिकों के योग से कुछ कम होता है, यही कारण है कि वो अत्यधिक ऊर्जा देती है। ठीक है, तो 65 का बी नंबर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये सब प्रश्न मैं निकाला हूं, आपके लिए अच्छा है, अंदर से प्रश्न है, आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो सिलेक्शन का चांस ज्यादा है। 66 नंबर, भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में नाभ के विद्युत संयंत्रों का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 3% से भी कम, 10%, 25% या 5%? तो 3% से भी कम है। ठीक है, 66 का ए नंबर आंसर होगा। नरोरा नाभ के विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु? इसका आंसर क्या होगा? नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो 67 का बी नंबर आंसर होगा। अगला, काकरापारा नाभ के विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटक? तो काकरापारा आपका गुजरात में है। ठीक है, 68 का सी नंबर। कलपक्कम नाभ के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो कलपक्कम तमिलनाडु में 69 का ए नंबर होगा। ठीक है, तो मेरे द्वारा यह प्रयास आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अधिक से अधिक साइंस के क्वेश्चन लाऊंगा और मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन और प्रस्तुत करूंगा। आप इसका लाभ उठाएं ताकि आप सेलेक्ट हो। मेरा पूरा भगवान से आराधना होगी कि आप ऐसे प्रश्नों का बनाकर लाभ उठाएं, सेलेक्ट हो। धन्यवाद।